हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फिशिंग एंड फार्मिंग के बारे में एंड कुकीज़ के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12th इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं और उस सीक्वेंस में ये हमारी यूनिट 4 चल रही है। यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यूनिट 4 में जो है वो हमारे 2 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 11 दैट इज सोसाइटल इम्पैक्ट एंड चैप्टर 12 दैट इज डाटा प्रोटेक्शन। चैप्टर 11 सोसाइटल इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब ये हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है दैट इज चैप्टर 12 जो कि है डाटा प्रोटेक्शन का, कि ऑनलाइन हमारे डाटा को कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं और उन थ्रेट्स को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं या कैसे हम अपने डाटा को उन थ्रेट्स से सिक्योर कर सकते हैं। बट प्रोटेक्शन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे डाटा को कौन कौन से थ्रेट्स हैं। तो सबसे पहले हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर की 2 वीडियोस ऑलरेडी कवर हो गई हैं। आज ये हमारा थर्ड पार्ट है। पहले हमने वायरसेस के बारे में पढ़ा, एडवेयर, स्पाईवेयर, स्पैमिंग, पीसी इंट्रूजन, एवरस्ट्रॉपिंग, ये सारे हम प्रीवियस 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फिशिंग और फार्मिंग के बारे में। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपको प्रीवियस टॉपिक्स में कोई भी डाउट है तो वो डाउट्स आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये टाइम जो है वो आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है बिकॉज एग्जाम्स बिल्कुल पास आ चुके हैं। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। कुछ ही टाइम में आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, फिर प्रैक्टिकल्स और फिर फाइनल एग्जाम्स। तो इस टाइम पे आपको जल्द से जल्द जो है अपना सिलेबस कवर करना है। तो उसके लिए आपको ट्राई करना है कि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो बिकॉज ये लास्ट चैप्टर कवर करने के बाद हम रिवीजन में जो है सारे चैप्टर्स को शॉर्ट में कवर करेंगे ताकि मेन पॉइंट्स जो हैं वो आपके जल्दी जल्दी रिवाइज हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास दैट इज फिशिंग एंड फार्मिंग। फिशिंग जो है वो हमारा जो नॉर्मल फिशिंग होती है FISH वाली, उससे आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। और फार्मिंग भी जो हमारा एक नॉर्मल फार्मिंग होता है उससे। तो वन बाय वन हम दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। It is the criminally fraudulent process of attempting to acquire sensitive information such as username, password, credit card information, account data, etc. फिशिंग और फार्मिंग जो है वो क्रिमिनल फ्रॉडुलेंट प्रोसेसेस हैं, यानी कि जब हमें किसी के साथ फ्रॉड करना होता है उसके लिए ये प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्रिमिनल प्रोसेसेस कहा जाता है। जिसमें कि किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश की जाती है, जैसे कि किसी का यूजर नेम, ID, पासवर्ड, उसके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, उसके अकाउंट का डाटा एक्सेट्रा। In phishing, an imposter uses an authentic looking email or website to trick recipient into giving out sensitive personal information. फिशिंग में क्या होता है कि जो इम्पोस्टर यानी कि जो अटैकर होता है या वो पर्सन जो क्राइम कर रहा होता है, फ्रॉड कर रहा होता है, वो क्या करता है कि वो कोई ऑथेंटिक ईमेल या वेबसाइट यूज करता है। मतलब ऐसी ईमेल या ऐसी वेबसाइट को यूज करता है जो कि देखने में ऑथेंटिक लगती है, जिससे कि जो उस ईमेल, उस वेबसाइट का रेसिपिएंट होता है उसे पता नहीं चल पाता कि ये मेल जहाँ से आ रही है वो एक्चुअली में ऑथेंटिक है या नहीं, क्योंकि देखने में वो ऑथेंटिक ही लग रही होती है। और उस मेल के थ्रू जो है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हम किसी की भी गैदर कर पाते हैं। क्योंकि अब आपको अगर किसी बैंक से, किसी हॉस्पिटल से कोई मेल आई है तो आपको वो देखने में जेन्युइन लगेगी और उस मेल में जो भी आपसे इंफॉर्मेशन मांगी होगी आप वो इंफॉर्मेशन जो है एंटर कर दोगे। बट एक्चुअली में वो इंफॉर्मेशन आपने किसे प्रोवाइड कर दी, जो आपके साथ फ्रॉड कर रहा था वो इंफॉर्मेशन उस तक पहुंच गई। फॉर इंस्टेंस, यू मे रिसीव एन ईमेल फ्रॉम योर बैंक which appears genuine to you. कई बार ऐसा होता है कि हमें बैंक से कोई ईमेल आती है जो कि हमें जेन्युइन लगती है कि हाँ एक्चुअली में ये ईमेल जो है वो बैंक से ही आया है। आस्किंग टू अपडेट योर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन बाय क्लिकिंग एट अ स्पेसिफाइड लिंक। और उस मेल में जनरली हमें इस टाइप से गिवन होता है कि एक लिंक गिवन है, आप उस लिंक पर क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट कीजिए। Though it appears genuine, you may be taken to a fraudulent site where all your sensitive information is obtained and later used for cyber crimes and fraud.
अब भले ही वो साइट वो मेल हमें जेन्युइन लग रही थी, बट जब हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो हमें जिस साइट पर लेकर जाते हैं वो एक फ्रॉडुलेंट साइट होती है, ना कि एक्चुअल बैंक की साइट। और हम वहां पर अपनी इंफॉर्मेशन एंटर कर देते हैं, जिससे कि वो फ्रॉड फ्रॉड जो भी कर रहा होता है, क्रिमिनल जो होता है, उस तक वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है और बाद में वो उस इंफॉर्मेशन को साइबर क्राइम्स और फ्रॉड्स के लिए यूज कर लेते हैं। फार्मिंग, pronounced farming, is an attack in which a hacker attempts to redirect a website's traffic to another bogus website. फार्मिंग में क्या होता है कि जो अटैकर होता है या फिर जो हैकर होता है वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि किसी जेन्युइन वेबसाइट के ट्रैफिक को किसी बोगस वेबसाइट पे डाइवर्ट कर सके। अब कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी साइट्स ऐसी होती हैं जिन पे हैवी ट्रैफिक रहता है, लाइक आपको कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल करना है या किसी जॉब के लिए फॉर्म फिल करना है। इस तरीके की जो वेबसाइट होती हैं वो जनरली उन पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, बहुत स्लो वो वर्क करती हैं। तो हैकर्स क्या करते हैं कि कुछ इस तरीके से ट्राई करते हैं कि उन वेबसाइट्स पे जो ट्रैफिक जा रहा है वो किसी बोगस वेबसाइट पे वो डाइवर्ट कर लें, क्योंकि जनरली वो वेबसाइट स्लो होती हैं तो उन्हें टाइम मिल जाता है डाइवर्जन के लिए। और दूसरी बात कि जब भी हमें कोई फॉर्म फिल करना होता है हम हमेशा उसमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं, तो अगर उन्होंने उस ट्रैफिक को डाइवर्ट कर लिया अपनी बोगस वेबसाइट पे तो उससे वो हमारी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। थ्रू फार्मिंग अटैक, द अटैकर पॉइंट्स यू to a malicious and illegitimate website by redirecting the legitimate URL. तो फार्मिंग अटैक में जो अटैकर होता है वो हमारे लीगल यूआरएल को, जो लेजिटिमेट होता है, वैलिड यूआरएल होता है, उसे रीडायरेक्ट कर देता है किसी मैलिशियस और इलिजिमेट वेबसाइट पे। Even if the URL is entered correctly, it can still be redirected to a फेक वेबसाइट। कई बार ऐसा होता है कि हमने करेक्ट यूआरएल एंटर किया होता है, फिर भी बीच में ही हैकर्स क्या करते हैं, उसे रीडायरेक्ट कर देते हैं किसी फेक वेबसाइट की तरफ। इन दिस द अटैकर कन्विंसेस यू दैट द साइट इज रियल एंड लेजिटिमेट बाय स्पूफिंग और लुकिंग ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द एक्चुअल साइट डाउन टू द स्मॉलेस्ट डिटेल। इसमें क्या होता है कि जो अटैकर होते हैं वो हमें कन्विंस कर लेते हैं कि जो वेबसाइट हमारे सामने खुल के आई है वही रियल वेबसाइट है, वही लेजिटिमेट वेबसाइट है, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल एक्चुअल वेबसाइट जैसी लग रही होती है। उसमें जितनी भी स्मॉल से स्मॉल डिटेल्स होती हैं वो सारी एक्चुअल वेबसाइट के जैसी होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल सेम आइडेंटिकल होती हैं वो दोनों। You may enter your personal information and unknowingly give it to someone with malicious intent. और हम क्या करते हैं, फिर उस वेबसाइट पे अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो एंटर कर देते हैं और अनजाने में हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी मैलिशियस पर्सन को दे देते हैं, जैसे कि हमें अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए थी। तो ये होता है हमारा फिशिंग और फार्मिंग के बारे में, जो कि हमारे डाटा के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे से चेक करना चाहिए कि हम कहाँ अपनी इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं। अभी आगे इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इनसे बचने के कौन कौन से तरीके हैं और अगर गलती से ऐसा हो जाता है हमारे साथ तो हम क्या कर सकते हैं। एक्टिव स्टेप्स और पैसिव स्टेप्स दोनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज कुकीज। कुकीज क्या होती हैं? जब भी हम अपने वेब ब्राउजर पे कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, तो उसके साथ साथ कुछ स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स जो हैं वो हमारे ब्राउजर पे इंस्टॉल हो जाती हैं। वो जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं वो कई बार ट्रैकर के जैसे एक्ट करती हैं, यानी कि वो डाटा रिकॉर्ड रखती हैं कि हम एक वेबसाइट पे क्या क्या सर्च कर रहे हैं, क्या क्या यूज कर रहे हैं, ताकि हम जब नेक्स्ट टाइम उस साइट को ओपन करें तो वो जितने भी बेस्ट पॉसिबल वेज हो सकते हैं वो हमें शो करे। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपने एक बार कोई भी शॉपिंग साइट जो है विजिट की है तो उस टाइम पे आपने उस पे जो जो सर्च किया होगा, नेक्स्ट टाइम आपको उसके ऑप्शंस खुद ही मिलने लग जाएंगे। तो कई बार ये बेनिफिट के लिए भी होती है, बट कई बार इसके काफी हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो देखते हैं डिटेल में।
A cookie, also known as a web cookie or a browser cookie, is a small piece of data sent from a website and stored in user's web browser in a text file format while a user is browsing a website. तो कुकीज जिन्हें हम वेब कुकी या फिर ब्राउजर कुकी भी कहते हैं, वो क्या होती हैं? एक स्मॉल पीस ऑफ डाटा होती हैं जो कि जनरली टेक्स्ट फाइल्स के फॉर्मेट में होती हैं, और इस फाइल को कौन सेंड करता है? वेबसाइट सेंड करते हैं, और ये हमारे यानी कि यूजर के वेब ब्राउजर पे स्टोर होती हैं। कब होती हैं? जब भी हम किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वो वेबसाइट जो है कुछ डाटा फाइल, कुछ टेक्स्ट फाइल हमारे वेब ब्राउजर पे स्टोर कर देती है। Some cookies disappear after user closes his browser, while others, known as tracking cookies, remain saved and load the next time user visit the same website. अब कई कुकीज तो ऐसी होती हैं कि जैसे ही हमने वेब ब्राउजर को बंद किया वो अपने आप से डिसअपियर हो जाती हैं, बट कुछ कुकीज ऐसी होती हैं जो हमारे वेब ब्राउजर में सेव रहती हैं, और नेक्स्ट टाइम हम जब भी उस सेम वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वो कुकीज जो हैं अपने आप से हमारे सिस्टम पे लोड हो जाती हैं, और इस तरीके की कुकीज को हम क्या कहते हैं? ट्रैकिंग कुकीज। तो ट्रैकिंग कुकीज जो हैं वो हमारे ब्राउजर पे सेव्ड रहती हैं। ये वाली जो है, ये ट्रैकिंग कुकीज जो हैं ये हमारे ब्राउजर पे सेव्ड रहेंगी, और जब भी हम उस सेम वेबसाइट को ओपन करेंगे तो हर बार जो है हमारे ब्राउजर में लोड होती जाएंगी। These cookies help track users' browsing session and load information faster, but create some security and privacy concerns as well. जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि ये कुकीज जो हैं वो हेल्पफुल होती हैं क्योंकि इनके पास हमारे पूरे ब्राउजिंग सेशन का ट्रैक होता है, तो नेक्स्ट टाइम जब हम वेबसाइट को ओपन करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन को बहुत फास्टली लोड करती है। बट इन कुकीज के साथ कुछ सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न्स भी जो हैं वो हमेशा रहते हैं। These security and privacy concerns are, अब यहाँ पे वो security and privacy concerns हमें given है। First one is session data. Session data क्या होता है? When you visit a website on a regular basis, such as your email or online bank, you may not have to enter your username and password to get in. कई बार जब हम कोई वेबसाइट जो है वो रेगुलरली विजिट कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारे ईमेल्स हैं या हमारे ऑनलाइन अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, तो हमें उनके यूजर नेम पासवर्ड एंटर करने ही नहीं पड़ते, वो क्योंकि कुकीज में सेव हो जाते हैं और वो ऑटोमेटिकली लॉग इन कर देता है। That's because the information is being pulled from a tracking cookies. जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि हमें क्यों एंटर नहीं करने पड़ते, क्योंकि कुकीज में वो इंफॉर्मेशन सेव होती है और वहां से जो है वेब ब्राउजर अपने आप उस इंफॉर्मेशन को ले लेता है। While these cookies encrypt the information they store, हालांकि ये कुकीज जो होती हैं ये इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करके रखती हैं। If somebody found the encryption key and acquired your cookies, he could discover your password. लेकिन अगर कोई हैकर या कोई भी अटैकर जो होता है, अगर उसे हमारी कुकीज की इंक्रिप्शन की मिल जाती है तो वो हमारे पासवर्ड्स को जो है हैक कर सकता है, क्योंकि इंक्रिप्शन की हेल्प से डाटा जो है वो डिक्रिप्ट किया जा सकता है। हालांकि कुकीज में इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव है, लेकिन अगर की मिल गई तो उससे तो वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा और फिर जो हैकर है उसे हमारे पासवर्ड्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। While the odds of this happening are extremely small, the risk does exist. हालांकि ऐसा होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं, बट फिर भी रिस्क जो है वो हमेशा रहता है कि ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। Now next one is tracking information. कुकीज की हेल्प से जो है वो इंफॉर्मेशन बहुत इजीली ट्रैक की जा सकती है। When you visit certain website with advertisements, those ads create cookies that stores and track your online patterns. जब भी हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं
कोई ऐसी वेबसाइट जिसपे कि एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले होती हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट्स जो होती हैं वो कुकीज क्रिएट कर देती हैं हमारे ब्राउजर पे, और वो हमारे सारे ऑनलाइन पैटर्न्स को ट्रैक कर पाती हैं। You may have noticed that if you go to a clothing store website, for example, you will see ads for that store when you click away to other website. अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपने कोई एक, इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है वो क्लोथिंग स्टोर की वेबसाइट का दिया है कि आपने कोई क्लोथिंग स्टोर की वेबसाइट जो है वो विजिट की है। मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट पे कुछ शर्ट्स जो हैं वो विजिट की। अब उसके बाद आप चाहे फेसबुक ओपन करें, चाहे इंस्टाग्राम ओपन करें, आप जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट ओपन करेंगे वहां पे आपको फ्लिपकार्ट के क्लोथ्स की एडवर्टाइजमेंट अपने आप दिखने लगेगी, क्योंकि जब आपने फ्लिपकार्ट पे शर्ट सर्च की तो उन्होंने कुछ कुकीज आपके ब्राउजर में क्रिएट कर दी, और अब उसके बाद आप जो भी वेबसाइट ओपन करेंगे आपको वहां पे उस चीज की डिटेल्स दिखेंगी ही दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने कुछ और सर्च किया, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, लाइक आपने कोई हैंड वॉश, कोई सोप, कुछ सर्च किया। अब उसके बाद आपने किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको उससे रिलेटेड बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स मिलेंगी। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था, लाइक अगर आपने मामा अर्थ के कुछ प्रोडक्ट सर्च किए, आपने मामा अर्थ की साइट ओपन की या फ्लिपकार्ट नायका पे आपने उनके प्रोडक्ट्स देखे, अब उसके बाद जब आप फेसबुक इंस्टाग्राम विजिट करेंगे तो आपको मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स की रेंज जो है वो हर जगह दिखाई देगी। उन पे कौन कौन से डिस्काउंट आ रहे हैं, उनका प्राइस क्या है, किस टाइम उन पे कौन से ऑफर चल रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको हर वेबसाइट पे मिलती रहेगी। तो ये किसकी वजह से होता है? कुकीज की वजह से होता है। That's because tracking cookies have relayed this information back to the advertisers। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कुकीज जो हमारे ब्राउजर में स्टोर हैं वो क्या करती हैं कि वो हमारी इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइजर को दे देती हैं, यानी कि जो हम वेबसाइट्स विजिट करते हैं उनका जो भी पैटर्न है वो उस सारी इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइजर को दे देती हैं, who use it टू टारगेट देयर एड्स। और फिर वो जो एडवर्टाइजर्स हैं वो उस इंफॉर्मेशन को अपनी एड्स को टारगेट करने के लिए यूज करते हैं। लाइक अब जो हमने सेम एग्जांपल लिया, मान लीजिए आपने मामा अर्थ की कुछ प्रोडक्ट सर्च किए, तो हमारे ब्राउजर में जो कुकीज हैं वो क्या करेंगी कि मामा अर्थ के जो एडवर्टाइजर्स हैं उन्हें हमारी सारी इंफॉर्मेशन दे देंगी कि हम कौन कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज करते हैं, और फिर वो जो एडवर्टाइजर्स हैं वो उस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे अपनी एड्स डिस्प्ले करने के लिए, कि उन्हें अब हमारा पैटर्न मिल गया कि हम फेसबुक यूज कर रहे हैं, इंस्टा यूज कर रहे हैं, गूगल यूज कर रहे हैं, और फिर वो वहीं पर अपनी एड्स जो है उन्हें डिस्प्ले करेंगे। Sometime your information may be sold to other companies। कई बार हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो बाकी कंपनीज को भी सेल कर दी जाती है। Some people view this as an invasion of privacy। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये उनकी प्राइवेसी के लिए जो है वो हार्मफुल है, और ये जो है मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आप उनकी प्राइवेसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ऐसा कुछ लोगों का मानना होता है, जो कि एक्चुअली में सही भी है। Now, third one is public computers। While the same general threats exist for traffic cookies saved on public or shared computer as those saved on your personal computer। हालांकि जब हम किसी पब्लिक या फिर शेयर्ड कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, लाइक हम कैफे जाके सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो वहां पे जो कुकीज के मतलब थ्रेड्स होते हैं वो हमारे पर्सनल कंप्यूटर पे भी होते हैं, बट द मच लार्जर अमाउंट ऑफ पीपल who have access to these computer make saving traffic cookies more risky। हालांकि अब कुकीज जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर पे सेव हो रही थी वही अब पब्लिक कंप्यूटर पे भी हो रही हैं, बट रिस्क जो है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारे पर्सनल कंप्यूटर पे सिर्फ हम यूज कर रहे थे तो वहां पे जो है रिस्क कम था, बट अगर आप किसी कैफे में जाके पब्लिक कंप्यूटर से शेयर्ड कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उन सिस्टम्स को पता नहीं कितने लोग और यूज करते हैं, तो इसलिए वहां पर जो है हमारी इंफॉर्मेशन के लिए रिस्क जो है वो और भी ज्यादा हो जाता है। When you finish using a public or shared computer, delete the cookies to ensure that the next people
who use the same computer can't access the information। और इसीलिए जब भी हम किसी पब्लिक कंप्यूटर को यूज करते हैं तो हमें अपना काम खत्म हो जाने के बाद हमेशा अपनी कुकीज को डिलीट कर देना चाहिए, ताकि हमारे बाद जो कोई भी उस कंप्यूटर को यूज करने वाला है वो हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर पाए। अपनी सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ही जरूरी होता है कि हम इन माइनर माइनर चीजों का हमेशा ध्यान रखें। तो ये थे वो सारे थ्रेट्स, काफी सारे हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़े हैं और रिमेनिंग जो थे वो हमने आज कंप्लीट किए कि जब भी हम ऑनलाइन डाटा की बात करते हैं तो कौन कौन से थ्रेट्स जो हैं वो हमारे डाटा के लिए होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हालांकि हम जो है वो कोई भी इलीगल साइट विजिट नहीं कर रहे, कुछ भी गलत नहीं कर रहे, बट स्टिल जस्ट बिकॉज कि हमारा कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो भी हमारे डाटा के लिए जो है वो थ्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि अगर हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, हम किसी शेयर्ड नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, तो थ्रेट्स जो हैं वो हमेशा हमारे लिए रहते हैं और इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमें उनसे बचने के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो लेने चाहिए। और आगे हम इस चैप्टर में उन्हीं के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। डाटा प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस, कि डाटा की प्रोटेक्शन के लिए हमें कौन कौन से सॉल्यूशंस जो हैं वो यूज करने चाहिए। The entire computer security is based on a system of actions and safeguards that are designed to protect a computer system from deliberate or accidental access or damaged by these threats। जो हमारी पूरी की पूरी कंप्यूटर सिक्योरिटी है वो किस पे बेस्ड है? सिस्टम ऑफ एक्शंस एंड सेफगार्ड्स, कि हमारे कंप्यूटर की पूरी सिक्योरिटी वो हमारे ही एक्शंस और सेफगार्ड्स पे डिपेंड करती है। डेट आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम, वो एक्शंस जो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? चाहे कोई डेलिब्रेट एक्शन हो या फिर एक्सीडेंटल हो, यानी कि जानबूझ के कोई हमारे सिस्टम पे अटैक कर रहा है, या एक्सीडेंटली ऐसा हुआ है, या फिर कोई उसे डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। उन किसी भी थ्रेट से जो हमने अभी अभी डिस्कस किए, तो उनसे अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कौन कौन से एक्शन जो हैं वो लेने चाहिए, उन सभी एक्शंस पे हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी डिपेंड करती है। In this section, we are going to categorize the solutions to these threats in two ways। और यहाँ पे जो है हम उन solutions को two categories में divide करते हैं। First one is active protection and second one is preventive measures। दोनों में difference क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं कि active protection क्या होती है। Installing and properly using an antivirus software that include internet security, which includes protection against threats such as viruses, spywares, PC intrusion, is vital for proper protection against the hacker, intruder and other wrongdoers। एक्टिव प्रोटेक्शन है कि हम हमेशा जो है वो एक्टिव रहें, यानी कि हम अपने सिस्टम में प्रॉपर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो इंस्टॉल करके रखें। इंटरनेट सिक्योरिटी भी उन सॉफ्टवेयर्स में इंक्लूडेड होनी चाहिए, ताकि जितने भी इस तरीके के थ्रेट्स होते हैं, वायरसेस, स्पाईवेयर, पीसी इंट्रूजन वगैरह, उन सब से जो है हम अपने सिस्टम को सेफ रख सकें और जितने भी हैकर्स, इंट्रूडर्स होते हैं, अटैकर्स होते हैं, वो हमारे डाटा को डैमेज ना कर पाएं। Now next one is preventive measures। Preventive measures क्या होते हैं? Even though security programs may actively detect and eliminate any threat your PC encounters, you should always help to prevent these issues from ever arising। हालांकि अब जब भी आपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाला होता है तो वो खुद ही जो है हमेशा डिटेक्ट करता रहता है कि कहीं हमारे पीसी में कोई थ्रेट तो नहीं है, और वो उसे जो है एलिमिनेट भी करता रहता है। बट स्टिल हमें खुद से भी जो है वो ट्राई करते रहना चाहिए कि इस तरीके के इश्यूज जो हैं वो कभी भी अराइज ना हो। यानी कि आपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, अब वो खुद ब खुद तो डिटेक्ट कर रहा है, बट उसके साथ साथ आपको भी वीकली या मंथली जो है उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को रन करना चाहिए कंप्लीटली, ताकि आपका पूरा पीसी जो है वो स्कैन हो सके और अगर इस तरीके का कोई भी इश्यू अराइज हो रहा है तो वो वहीं पे डिटेक्ट हो जाए।
Let us now move on to the real solutions to the threats that we have discussed so far. और अब इसके बाद जो है जितने भी थ्रेट्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं उन सबसे रिलेटेड जितने भी रियल सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है सॉल्यूशन टू वायरसेस, एडवेयर एंड स्पाईवेयर कि अगर वायरसेस, एडवेयर या स्पाईवेयर में से हमारे पीसी को कोई इफेक्ट करता है तो उसके लिए हमें कौन कौन से सॉल्यूशंस जो हैं वो यूज करने चाहिए। बट ये पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है। अभी एक साथ जो है वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अभी हमने थ्रेड्स कवर किए हैं सारे, अब सॉल्यूशन जो है वो हम वन बाय वन नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे कि किस किस थ्रेड के लिए कौन कौन से सॉल्यूशंस जो हैं वो यूजफुल होते हैं। तो पहले आप आज वाला सेशन जो है वो एक बार समझिए, उसके अपने नोट्स बनाइए। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो ये थ्योरेटिकल चैप्टर हैं उनके आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाकर रखिए, यानी कि लाइक जो टॉपिक है उसकी आपने हेडिंग ली। अभी आपने फिशिंग फार्मिंग पढ़ा तो फिशिंग और फिशिंग के अंदर से जो भी आपको लगता है कि 2 या 3 लाइन्स में कि अगर आपको उसे रिवाइज करना है तो कौन सी जो मेन पॉइंट है वो आपको दिमाग में रखना है, और अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है तो आपको उसके बारे में क्या लिखना है, तो 2-3 लाइन्स में आप उसे समराइज करके लिख लीजिए। फिर सिमिलरली फार्मिंग के लिए फिर कुकीज से रिलेटेड, तो इस तरीके से अपनी लैंग्वेज में जो है वो नोट्स बनाते चलिए, वो आपको रिवीजन में भी हेल्प करेंगे और खुद की लैंग्वेज में लिखा हुआ जो है वो हमेशा बेटर होता है एज कम्पेयर टू बुकिश लैंग्वेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज और, मैंने किसी स्टूडेंट का कमेंट जो है वो देखा था कि इस टाइम पे पूरा सिलेबस कवर करना बहुत मुश्किल है, तो उस स्टूडेंट ने बोला था कि उनके टीचर ने बोला है कि एनसीईआरटी की बुक जो है वो अवेलेबल है। तो आई थिंक सुमिता अरोड़ा में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं है जो सिलेबस में नहीं हो। हमने जो है वही पार्ट स्टडी किया है वीडियोस में जो हमारे सिलेबस में है। मैंने आपको सिलेबस वाली भी स्पेशली वीडियो अपलोड की थी कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं, तो आप उसकी हेल्प से जो है स्टडी कर सकते हैं। अगर किसी को भी ये डाउट है कि सुमिता अरोड़ा वाली बुक में एक्स्ट्रा कंटेंट है तो आप पहले सिलेबस वाली वीडियो से एक बार टॉपिक्स देखिए और उसके बाद जो है उस कंटेंट को रीड कीजिए। बाकी मैं एक बार चेक जरूर करूंगी कि एनसीईआरटी की बुक जो है उसमें क्या क्या गिवन है, बट हमेशा से जो रहा है कि आईपी और कंप्यूटर साइंस के लिए हमेशा सुमिता अरोड़ा ही यूज की जाती है, बिकॉज इसके अलावा कोई और रिफ्रेशर होती नहीं है आईपी और कंप्यूटर साइंस के लिए, तो बेस्ट बुक जो है वो यही है। बट स्टिल आई विल ट्राई कि अगर एनसीईआरटी से पॉसिबल होता है तो मैं आपको जरूर करवाऊंगी। अदरवाइज रिवीजन में हम शॉर्ट में जो है वो कवर तो करने ही वाले हैं। ये हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है, 2-3 वीडियोज में ये कवर हो जाएगा। उसके बाद रिवीजन के लिए हम शॉर्ट में जो है सारे चैप्टर्स को दोबारा से रिवाइज जरूर करेंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स अभी तक जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है तो उनके लिए बहुत कम टाइम बचा है, तो वो लोग भी जो है जल्दी से अपना सिलेबस कवर कर पाए। तो हम जरूर कोशिश करेंगे उन सब की। और आप लोगों से ये सारे जो वीडियोस आने वाली हैं, रिवीजन वीडियोस आने वाली हैं, ये मिस आउट ना हो उसके लिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कुछ भी आपसे मिस नहीं हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।